हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है मेरे बच्चों। चलिए फटाफट जुड़ जाइए। आज फिर से आपके सामने एक बार टॉप 20 लघु उत्तरीय प्रश्न 10th क्लास सोशल साइंस का आ चुका है बच्चों। आपका 12 बजे वाला क्लास 12 PM में आपका जो लाइव क्लास चलता है बच्चों, आज टॉप 20 लघु उत्तरीय प्रश्न एक सेशन हो चुका है बच्चों। आज देख लीजिए, बस इतना कर लीजिए, आपका सोशल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपका इन 20 क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन किया हुआ है बच्चों और कौन सा क्वेश्चन नहीं किया हुआ है, सिर्फ देखना है और अच्छे से इसको जो है आपको ध्यान से एक बार आपको देखना है और समझना है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन आज शुरू हो रहा है। फटाफट जुड़ जाइए, जितने भी बच्चे रहते हैं हमें हमें जितने भी बच्चे वॉच करते हैं फटाफट जुड़ जाइए सभी बच्चे। ठीक है, सभी बच्चे जितने भी बच्चे रहते हैं सभी के सभी जुड़ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चों, इसे मिस नहीं करेंगे। ठीक है, एकदम मिस नहीं करेंगे, एकदम ये आपका जो है एकदम इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिएगा बच्चों, आपके सामने है जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। आपके सामने मोटिवेशनल थॉट है, एक मोटिवेशनल आपके सामने आया हुआ है। आप मोटिवेट होइए इसे पढ़ करके कि आप बच्चों जिंदगी को अगर सफल बनाना है तो बात से सिर्फ नहीं, आपको रातों से लड़ना पड़ता है। चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो है शुरू हो रहा है बच्चों। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन लघु उत्तरीय एकदम TTI है, देख लीजिए। अगर किया हुआ है तो बहुत ही शानदार है बच्चों, अगर नहीं किया हुआ है तो आप इन क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। अगर किया हुआ है तो कमेंट में यस कीजिए, अगर नहीं किया हुआ है तो नो करके आप इस क्वेश्चन को उतारेंगे। एकदम TTI क्वेश्चन है बच्चों, एकदम TTI। ठीक है, एकदम TTI क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों को लिखें। जी हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों को लिखना है। देखिए 4 कारक है, 1 2 3 और ये 4। देखिएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले आपको लिखना है इसी तरह से हेडिंग कि वन्य जीवों के ह्रास के निम्न 4 प्रमुख कारक हैं। लिख करके आपको डैश दे देना है, एक लाइन छोड़ करके आंसर लिखना है। वन्य प्रदेश के कटने के कारण, देखिएगा पहला कारण है वन्य प्रदेश के कटने के कारण वन्य जीवों का आवास कम होता जाना, पहला कारण हो गया बच्चों। ठीक है, दूसरा कारण है वन्य जीवों का लगातार शिकार किया जाना, आप शिकार करके इसे मार डाल रहे हैं, दूसरा कारण है। तीसरा है बच्चों कृषि में अनेक रसायनों के प्रयोग ने भी कई वन्य प्राणियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न कर दिया है। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा है बच्चों प्रदूषण के कारण भी वन एवं वन प्राणियों का ह्रास हुआ है। ठीक है, किसके कारण बच्चों, तो प्रदूषण के कारण भी आपका जो है प्रदूषण के कारण भी आपका जो है वन प्राणियों का ह्रास हुआ है। ये 4 आपके सामने था बच्चों। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अभी आपके सामने है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। ठीक है, फटाफट जवाब देंगे मेरे रसगुल्लो। लगभग देखिएगा आप देख लीजिए, अगर आपका यस है तो आप यस कीजिए। मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दे, एकदम TTI है, देख लीजिए बच्चों, डेट के साथ है। 1973 में पहले बंबई कहलाता था मुंबई, द्वीप के निकट अरब सागर में सागर तल का वेधन कर तेल निकाला गया। यह तेल क्षेत्र मुंबई हाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, जो समुद्र तल से 115 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ यह सागर सम्राट नामक जल मंच बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, महाराष्ट्र में, जिससे तेल की खुदाई में सुविधा मिलती है। यह महाराष्ट्र का एकमात्र तेल उत्पादक केंद्र है। जानिएगा, आपको बंबई हाई तेल क्षेत्र महाराष्ट्र का एकमात्र तेल उत्पादक केंद्र है। इसने 1974 से तेल उत्पादन शुरू किया। आज भारत के सर्वाधिक तेल उत्पादक क्षेत्र यही है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। कुल 20 क्वेश्चन है बच्चों, आप देख लेंगे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एकदम समझ लीजिए, आपका एकदम यही सब क्वेश्चन छपने वाला है। आप इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिएगा बच्चों, रेड बुक और ग्रीन बुक क्या है, रेड डाटा बुक और ग्रीन बुक क्या है,
अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और अगर पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छा, ठीक है। चलिएगा, भारत की दो संस्था बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वन अनुसंधान ने मिलकर 1970 में भारत की संकट, देखिए इसको याद रखिएगा, दो संस्था बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वन अनुसंधान ने मिलकर 1970 में भारत की संकटग्रस्त वन्य जीवों की प्रजातियों की एक सूची तैयार की थी। इस सूची को ही क्या कहा जाता है? रेड डाटा बुक कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों इसके आवाज लिखिएगा, इसी प्रकार ऐसे पौधे जो कम संख्या में पाए जाते हैं या विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी एक पुस्तक तैयार की गई है जिसे ग्रीन बुक कहा जाता है। आप ग्रीन बुक के बारे में नहीं पढ़े होंगे, अच्छे से आप पढ़ लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में ग्रीन बुक पूछे और आप जो है रेड डाटा बुक के बारे में लिख दे। नहीं बच्चों, ग्रीन बुक अलग है, रेड डाटा बुक अलग है। विलुप्त हो रहे या संकटग्रस्त वन्य जीव या पौधों की जानकारी इसलिए की जाती है ताकि उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा सके। चलेंगे बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम टीटीआई से भी टीटीआई है, ठीक है। लौह एवं रक्त की नीति क्या है? एकदम टीटीआई है, एकदम छपेगा बच्चों। लौह एवं रक्त की नीति क्या है? आपका अगर क्वेश्चन किया हुआ है तो लाइव चैट कमेंट में आप यस करेंगे, नहीं किया हुआ है तो नो करेंगे और इसे नोट डाउन करेंगे। लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया था बच्चों? जी हाँ, बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। यही था आपका लौह और रक्त की नीति। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट समझेंगे, ठीक है। इटली के एकीकरण में काबूल की भूमिका का उल्लेख अथवा काबूल का संक्षिप्त परिचय दें। एकदम टीटीआई बच्चों, इस साल छपने की संभावना दोनों शिफ्ट में से किसी में भी एकदम कंफर्म है। लड़का सुन लीजिए और लड़की अलग से सुन लीजिए, दोनों शिफ्ट में से एक शिफ्ट में ये कंफर्म क्वेश्चन पूछेगा। काबूल को इटली के एकीकरण, देखिएगा कह रहा है काबूल को इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। 1850 में हुआ, सार्डिनिया के राजा विक्टर एमेनुएल का मंत्री एवं 1852 में प्रधानमंत्री बना। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति की सुदृढ़ की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबूल ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। यही था इटली के एकीकरण में काबूल की भूमिका, ठीक है बच्चों। या अथवा पूछ देगा काबूल का संक्षिप्त परिचय दें तो भी यही क्वेश्चन लिखना है, यानी ये 2 in 1 है, दो क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक आंसर में है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, एकदम क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, एकदम टीटीआई है। कह रहा है गैरीबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी? अथवा मतलब अलग क्वेश्चन हो गया, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, 3 क्वेश्चन है, तीनों में से कोई क्वेश्चन पूछेगा, आपको यही जवाब लिखना है बच्चों। इटली के आंसर देखिएगा, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया, ठीक है। या युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए, ठीक है बच्चों, क्या कहलाए? लाल कुर्ती। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबूल ने इसकी अनुमति नहीं दी। चलिए बच्चों, यही था गैरीबाल्डी, ठीक है। गैरीबाल्डी आपके सामने गैरीबाल्डी का जीवन परिचय देखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट, टीटीआई का स्क्वायर कर देंगे। अगर ये क्वेश्चन आपका नहीं किया हुआ है तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम 100% रहेगा। क्रेडिट कार्ड क्या है? आंसर है क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। इसके माध्यम से देखिएगा बच्चों, क्रेडिट कार्ड भी क्या है? प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। इसके माध्यम से कार्ड धारक अतिरिक्त मुद्रा का भी निष्कासन अल्प अवधि के लिए कुछ शर्तों के साथ कर सकता है। यानी क्रेडिट कार्ड कहते हैं बच्चों कि हमारे जेब में पैसा नहीं है फिर भी हम क्रेडिट कार्ड से खरीदारी कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड इत्यादि इसके उदाहरण हैं, ठीक है बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलेंगे बच्चों 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। एकदम फटाफट आपका ये सेशन, आप जानते हैं 12 बजे सेशन आपका एकदम फटाफट खत्म हो जाता है बच्चों। चलेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई कर देंगे। समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? ठीक है बच्चों, कौन से रेखा? समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं, आपको समझाना है। आंसर है बच्चों, समोच्च रेखाएं उच्चवाच प्रदर्शन की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है मानी जाती।
वस्तुतः समोच्च रेखाएं भूतल पर समुद्र तल से, यानी समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले दूरी को मापा जाता है समोच्च रेखा से। विकार मिलकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं जिन्हें वास्तविक सर्वेक्षण के खींची जाती है। प्रत्येक समोच्च रेखाओं के साथ उसकी ऊंचाई का मान लिख दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक समोच्च रेखाओं के साथ उसकी ऊंचाई का मान लिख दिया जाता है। इन रेखाओं को मानचित्र पर बादामी रंग से, याद रखिएगा, पूछेगा समोच्च रेखाओं को किस रंग से दर्शाया जाता है, तो बादामी रंग से दिखाया जाता है। यह मानचित्र निरूपण की एक मानक विधि है। ठीक है बच्चों, यह मानचित्र की जो निरूपण की एक मानक विधि है। चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है? एकदम टीटीआई है बच्चों, एकदम टावर तोड़ इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। देश की कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। इनका जीवन यापन कृषि से होता है। खाद्यान्न की आपूर्ति कृषि उपज से होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होती है। उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति भी कृषि से होती है। जैसे में आ जाइए बच्चों, कपास, जूट, गन्ना, चाय, दलहन, तेलहन आदि। इस प्रकार कृषि देश की औद्योगिक विकास का आधार भी है। इसी कारण से कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। चलेंगे बच्चों 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? एकदम टीटीआई है बच्चों, एकदम इसको टीटीआई कर लीजिएगा। 20 का 20 एकदम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 20 क्वेश्चन और इससे पहले 20 क्वेश्चन किए हुए हैं तो सोशल साइंस लघुतरीय में आपको डरने की जरूरत नहीं है बच्चों। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है पूर्णतः कृषि पर आधारित है। ठीक है बच्चों, कृषि से ही देश को विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। ठीक है, देख लीजिए, कृषि से ही हमें सब चीज मिलता है ना बच्चों। देश के विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। इसी से विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। इसी से विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। इसके अलावा कपी से रोजगार एवं विदेशी मुद्रा भी कृषि है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, कृषि से रोजगार एवं विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। अतः हम कह सकते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चलेंगे बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। 11वां नंबर क्वेश्चन एकदम टीटीआई है बच्चों, एकदम टीटीआई। ठीक है, एकदम टीटीआई कर देते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? चलिए, सन 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई थी जिसे हरित क्रांति कहते हैं। यह भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। इसमें सर्वाधिक उपज गेहूं की हुई थी। इस क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। इसमें उत्तम बीजों एवं खाद का प्रयोग किया गया था। बिल्कुल बच्चों, हरित क्रांति जो है 1966-67 में हुआ था। यह सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो प्रभावी रहा था और इससे सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन बढ़ा। इसका पिता हमारे जो क्रांति के जनक थे हरित क्रांति के, डॉक्टर MS स्वामीनाथन कहलाए। ठीक है बच्चों, चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कर लीजिएगा। चलिए, 12वां नंबर क्वेश्चन भी एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम टीटीआई कर देते हैं बच्चों। ठीक है, पंचायती राज क्या है समझाएं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि पंचायती राज क्या है समझाएं बच्चों। आपको समझाना है पंचायती राज क्या है, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार आपको प्रेस कर रहे हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए देखिएगा, कह रहा है आंसर, ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए निर्मित व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे मुखिया का जो चुनाव होता है, स्थानीय शासन में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित कर स्वशासन की स्थापना इसका लक्ष्य है। इसके 3 स्तर हैं। पहला है गांव में ग्राम स्तर पंचायत, पहला है गांव में ग्राम पंचायत, दूसरा है प्रखंड में पंचायत समिति, तीसरा है जिला में जिला परिषद। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, तीसरा है जिला में जिला परिषद। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नगर निगम के आय के प्रमुख साधन को बताएं। एकदम टीटीआई से भी टीटीआई है, इसको आप टीटीआई का स्क्वायर कर लीजिए। आप 20 क्वेश्चन देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन जो है आपको बोरिंग नहीं दिखेगा और 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये 20 एकदम रट्टा मार लीजिए बच्चों, अभी आपके पास समय है रट्टा मारने का, एकदम एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आज शाम को हिंदी और संस्कृत, ठीक है बच्चों,
6 बजे आपका क्लास आज बहुत शानदार होने वाला है। 25 हिंदी और 25 संस्कृत, एकदम मिस नहीं करेंगे, एकदम नहीं मिस करेंगे आज बच्चों। आज एकदम क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि हिंदी भी 100 नंबर का है और संस्कृत भी 100 नंबर का है। आपको हिंदी और संस्कृत में मार्क्स लाना है, ठीक है, इसलिए आज शाम का क्लास मिस नहीं करेंगे। नगर निगम की आय के प्रमुख साधनों को बताएं। बिल्कुल, नगर निगम की आय के इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही लिखिएगा। उसके बाद 2 लाइन छोड़ करके पहला नंबर है मकान कर, जल कर, शौचालय कर। कर मतलब होता है बच्चों टैक्स, ठीक है। दूसरा है हाट एवं बाजारों से आय, जो ठेला लगाता है बाजार में उससे पैसा लेता है, उससे पैसा वसूलता है, ठीक है। तीसरा है नगर निगम शुल्क, जैसे गाड़ी वाला से पैसा लेता है, रिक्शा, साइकिल, ठेला पर वार्षिक शुल्क, ठीक है बच्चों। चौथा है सीमा शुल्क, ठीक है। पांचवा है सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता, सरकार भी वित्तीय सहायता करता है। चलेंगे बच्चों, 14वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। देखेंगे भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। उत्तर है प्रस्तावना में भारत को गणतंत्र घोषित किया गया है। देखिएगा, कह रहा है बच्चों भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। प्रस्तावना में भारत को गणतंत्र घोषित किया गया है। इस बात को स्पष्ट किया गया है कि देश में किसी वंशगत राजा का शासन नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। संविधान यह व्यवस्था करता है कि देश का शासक राष्ट्रपति होगा, जो जनता द्वारा निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा बच्चों, ठीक है। निश्चित अवधि के लिए क्या होगा, चुना जाएगा। चलेंगे, 15वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, देखेंगे वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। वायु परिवहन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोलेगा, हम पहले बोले हैं वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता लिख करके डैश दे दीजिएगा। उसके बाद पहला नंबर में लिखिएगा यह यातायात का सबसे तीव्रगामी साधन है। तीव्रगामी मतलब होता है सबसे जल्दी पहुंचा देता है। दूसरा है इसके लिए मार्ग का निर्माण और रख रखाव नहीं करना पड़ता है। जी हाँ, ये ऊपर से उड़ता है, इसलिए रोड जैसे रख रखाव करना पड़ता है, हर साल उसका मरम्मत कराना पड़ता है, इसमें नहीं कराना पड़ता है। तीसरा है अत्यधिक ऊंचाई उड़ने के कारण इसे प्राकृतिक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है, जैसे बारिश हो गया, तूफान हो गया। इससे पहाड़ों, मरुस्थलों, गहरे महासागरों और घने वनों को आसानी से पार किया जा सकता है। जी हाँ सर, ठीक है। चौथा है परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा इसका मार्ग छोटा होता है, इस कारण समय की बचत होती है। क्लियर बच्चों, वायु परिवहन की विशेषताएं हम आपको बता चुके हैं। चलेंगे, 16वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे एकदम टीटीआई का भी टीटीआई है, ठीक है, एकदम टीटीआई। आप अगर नहीं पढ़े हैं क्वेश्चन को तो जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, टीटीआई का स्क्वायर कर दे रहे हैं। कोकण परियोजना, कोकण रेलमार्ग परियोजना का वर्णन करें। यह देश के पश्चिम तट के किनारे महाराष्ट्र के रोहा से गोवा के मंडगांव तक जाती है, यानी महाराष्ट्र से जो है गोवा तक जाती है, ठीक है। इस परियोजना की व्यवस्था कोकण रेलवे निगम द्वारा की गई है, ठीक है। किसके द्वारा, तो कोकण रेलवे निगम द्वारा की गई है। यहाँ नियमित यात्री रेल सेवा प्रारंभ की जा चुकी है। इसकी लंबाई 741 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितना है बच्चों, 741 किलोमीटर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 17वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पिन कोड से आप क्या समझते हैं। आंसर है डाक विभाग ने अपने पत्र वितरण कार्य में तेजी और सुधार लाने के लिए पूरे देश को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा है। 8 डाक क्षेत्रों में बांटा है। 6 अंक वाले इस अंक में पहला अंक जोन के लिए, बाद के 2 अंक उपजोन के लिए और अंतिम 3 अंक गंतव्य डाकघर के लिए निर्धारित किया गया है। इन्हें पिन कोड कहा जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अंत के 3 अंक जो है, जैसे चेवाड़ा डाकघर है तो अंत 3 अंक का जो है चेवाड़ा का नोटिस देगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बांटा गया है। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 1917 की बोल्शेविक क्रांति एक सर्वहारा क्रांति थी, स्पष्ट करें। एकदम टीटीआई है बच्चों, एकदम इसको आप टीटीआई करके नोट कर लीजिएगा। अगर आप अभी तक नहीं नोट किए हैं तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के पश्चात रूस ने सर्वहारा वर्ग को अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई। किसानों और मजदूरों को मतदान के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक अधिकार मिले। व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे एक वर्गहीन समाज का निर्माण तथा सामाजिक समानता की स्थापना हुई। इन परिवर्तनों से रूस में किसानों तथा मजदूरों का सम्मान बढ़ा, इसलिए 1917 की बोल्शेविक क्रांति को सर्वहारा क्रांति कहा जाता है। चलेंगे बच्चों 19वें नंबर क्वेश्चन पे, खूनी रविवार क्या है।
एकदम TTI का स्क्वायर कर लीजिएगा। अगर याद है तो बहुत अच्छा है बच्चों, कमेंट में यस कर लीजिएगा, ठीक है, हम समझ जाएंगे कि आपको याद है। चलिए, खूनी रविवार क्या है तो आपको पता है, रूस में 9 जनवरी 1950 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए इस दिन को रूस में खूनी रविवार यानी लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। चलेंगे बच्चों इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन पे। इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन पे चलेंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा आपको अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे बच्चों, जिसका नोटिफिकेशन आपका जो है आपको प्राप्त हो जाए, इसलिए आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे। हो ची मिन मार्ग क्या है बताएं? जी हाँ, हो ची मिन हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। इसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर पूरे वियतनाम से जुड़ी थी। यह वियतनामियों का रसद सप्लाई मार्ग था। यह मार्ग काफी मजबूत था। अमेरिका सैकड़ों बार इस पर बमबारी कर चुका था, परंतु वियतनाम एवं उसके समर्थित लोग तुरंत उसकी मरम्मत कर लेते थे। चूंकि हो ची मिन मार्ग वियतकांग की जीवन रेखा थी, अतः अमेरिका इस पर नियंत्रण करना चाहता था। इसी क्रम में उसने लाओस एवं कंबोडिया पर आक्रमण भी किया, किंतु तीन तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा था। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इसी तरह से आपका 20 सोशल साइंस का यहाँ लघु उत्तरीय हो गया और 20 इससे पहले डाले थे बच्चों। आप 40 लघु उत्तरीय करिए, हम दीर्घ उत्तरीय का बहुत जल्द सेशन लाने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, आज का ये सेशन यही समाप्त होता है, हम आपका ज्यादा समय नहीं लिए हैं, ठीक है। बाय बाय बच्चों, शाम को मिलेंगे फिर से। आपका जो है एक क्लास 6 बजे से और एक क्लास 8 बजे रात में, ठीक है बच्चों। रात में साइंस और 6 बजे से आज आपका हिंदी और संस्कृत होगा। बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है बच्चों, आप मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है, मिस मत कीजिएगा। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। बाय बाय बच्चों।